अभी तक हम लोग प्रीवियस क्लास में मिरर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे डिस्कस किए थे। ठीक है, अब आज हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, काजेज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, सारी चीजों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्लास हमेशा एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है। अगर आपको रिफ्लेक्शन क्लियर है तो रिफ्रैक्शन में ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन क्लियर है तो रिफ्रैक्शन में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाए तो सीधे न जाके वो अपने पाथ से बेंड हो जाती है। इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, लेकिन कंडीशन एक रहता है कि जब लाइट का इंसिडेंट कराएं वो हमेशा ऑब्लिकली कराएं, तब वो अपने पास से बेंड होगी। लेकिन अगर हम मान लेते हैं नॉर्मली करा दिए तो, अगर नॉर्मली करा दिए तो अपने पाथ से बेंड नहीं होती है। क्लियर है। तो काजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के होने का सबसे बड़ा काजेज है अलग अलग मीडियम में लाइट की वेलोसिटी का अलग अलग होना। ठीक, तो रिफ्रैक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ में है। जैसे किसी वाटर में अगर किसी पेन को हम डुबो दें तो वो क्या होता है, वाटर और एयर के सरफेस से उस पॉइंट पे ऐसा लगता है वहां से बेंट हो गया है। ठीक है, दूसरा क्या है, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, और क्या है, रेनबो में भी हमारा रिफ्रैक्शन रहता है। ग्लास लैब के अगर नीचे हम किसी वर्ड पेपर को रख दें तो वो वर्ड क्या होता है, अपने पॉइंट से क्या होता है, थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। ये किस वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इनके यूजेस में देखनी है। ठीक, तो चलिए, रिफ्रैक्शन क्या होता है, द बेंडिंग ऑफ लाइट विथ व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर मीडियम। काजेज ऑफ रिफ्रैक्शन, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन ए डिफरेंट मीडियम। अभी मैंने आपको बताया। अब मान लेते हैं कि ये आपका कोई मीडियम है, ये आपका मान लेते हैं एक सरफेस है जो दो मीडियम को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। पहला मीडियम मान लेते हैं एयर है और दूसरा क्या है, मान लेते हैं वाटर है। ठीक है, तो अब इस पे भी एक नॉर्मल, जैसे रिफ्लेक्शन में किया था सेम उसी तरीके से चलेंगे। इस पे भी हम लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। नॉर्मल क्या होती थी, एक इमेजिनरी लाइन होती थी जिससे हम बताते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई लाइट ऑब्लिकली यहां से इंसिडेंट हुई है। ठीक है, ऑब्लिकली इंसिडेंट हुई है तो ये अपने पाथ से इसको जाना चाहिए था, ऐसे सीधे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपने पाथ से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। किधर, टूवर्ड द नॉर्मल। अब आपका क्वेश्चन होगा टूवर्ड द नॉर्मल क्यों हो गई, अवे फ्रॉम नॉर्मल क्यों नहीं हो गया। इसको भी हम लोग देखेंगे कि कब टूवर्ड द नॉर्मल होता है, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है। ठीक है, तो अभी आपको ये समझना है कि जैसे एयर है तो एयर हमारा क्या है, इन दोनों मीडियम के कंपेयर में ये एयर हमारा रेयरर है और ये क्या है, वाटर हमारा डेंसर है। तो जब लाइट हमारी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से ये टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। अगर इसका उल्टा सोचें तो इसका उल्टा ये है कि सेम आपने कहा कि वाटर सर पहले हम ले लेते हैं ऊपर, माने डेंसर ऊपर ले ले रहे हैं और इधर एयर ले ले रहे हैं और ये नॉर्मल है। अब लाइट को आपने इंसिडेंट कराया। ठीक है, ये लाइट को सीधे जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये लाइट क्या हो गया, अवे
अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, नॉर्मल से क्या हो गई, दूर हो गई। तो ये जो एंगल है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो नॉर्मल के साथ ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरिटी है कि नहीं है? तो ये रे हमारी होती है इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है। और ये रे कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड मत करिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें भी ए हमारा इंसिडेंट रे है, आई आर लिख दिया हूं, आप समझ जाइए। और ए हमारा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। कौन सा है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे सॉरी, ठीक। तो रिफ्रैक्टेड रे हमारा क्या है, ए है। इस तरीके से हमारा रिफ्रैक्शन होता है। इनके यूजेस देखते हैं, एग्जांपल्स कहाँ पे हैं, क्या है। देखिए, द स्विमिंग पूल्स बॉटम सिम्स टू द हायर। जो स्विमिंग पूल होता है रियल में, जो उसका बॉटम की डेप्थ होती है रियल में उतनी नहीं होती, उससे भी ज्यादा होती है। वो डेप्थ थोड़ा सा ऊपर की ओर आता है, ऐसा सीम्स होता है, ऐसा प्रतीत होता है हमको। किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। पेंसिल दैट हैज बीन पार्शियली सबमर्ज्ड इन वाटर, ठीक है, सीम टू बी बेंट वेयर वाटर एंड एयर मीट। जहां पे वाटर और एयर माने जो सरफेस है एयर और वाटर के मिलने का, यहीं से ऐसा लगता है वो बेंट हो गया है। और तीसरा लास्ट, लास्ट क्या, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ग्लास स्लैब में अभी मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि ग्लास स्लैब के नीचे अगर किसी बुक वगैरह या पेपर को रखिए तो पेपर क्या होता है, पेपर के जो वर्ड होते हैं थोड़े से उठे हुए दिखते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे रिफ्रैक्शन के यूजेस थे, एग्जांपल्स थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेयरर मीडियम क्या होता है, डेंसर मीडियम क्या होता है। अभी तक आपने मीडियम पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, सॉलिड लिक्विड गैस करके 3 मीडियम। लेकिन यहाँ पे हमको सॉलिड लिक्विड गैस चाहे जो हो, हमको ये देखना है कि कौन सा रेयरर है, कौन सा डेंसर है। तो रेयरर और डेंसर बताने का, तो ऑप्टिकली रेयरर की बात करें तो अगर मान लेते हैं 2 मीडियम दिए गए हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 2 मीडियम आपकी मिनिमम चाहिए रिफ्रैक्शन के लिए। 2 मीडियम दिए गए हैं और उनमें से एक मीडियम क्या है, लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब आपको पता ही नहीं है सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो हम रेयरर मीडियम को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी क्या हो, ज्यादा हो कंपेयर टू अनदर मीडियम। तो रेयरर मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट को हम ऐसे लिख दें वी आर, माने स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम हमेशा ज्यादा होती है स्पीड ऑफ लाइट किसमें, किससे, डेंसर मीडियम से। तो ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा हो कंपेयर टू अनदर मीडियम, तो वो हमारी मीडियम क्या होती है, रेयरर होती है। इसको जस्ट अपोजिट बात करें डेंसर मीडियम की, तो डेंसर मीडियम क्या होता है कि ऐसी मीडियम, ऐसे 2 गिवन मीडियम जिसमें किसी एक मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम हो, जिसमें कम होगी वही हमारा डेंसर हो जाएगा, और जिसमें ज्यादा होगी वो हमारा क्या होगा, रेयरर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पे भी हम बता सकते हैं कि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो हमारा डेंसर होगा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो हमारा रेयरर होगा। लेकिन हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो लाइट क्या होती है कि अगर मान लेते हैं रेयरर से डेंसर में जाए, किससे जाए, रेयरर से डेंसर में जाए। जब रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये क्या होती है, समझिएगा, अभी जस्ट मैंने पीछे बताया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। ये हमारा सरफेस है, ये हमारा रेयरर है, और ये हमारा डेंसर है। यहाँ लाइट आई है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये क्या हो जाएगी, टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है, टूवर्ड द नॉर्मल हो जाती है। लेकिन अगर बात करें डेंसर से रेयरर में जाएं, किससे जाएं, डेंसर से रेयरर में जाएं, तो वही सरफेस, ये नॉर्मल, ये आपका पहला जो मीडियम होगा डेंसर होगा, दूसरा क्या होगा, रेयरर। तो डेंसर में लाइट जैसे ही फॉल हुई है, अगर मान लेते हैं
ए एंगल आई है तो ए अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे इस पॉइंट पे करिएगा, ए आर हो जाएगी। क्लियर है। अब इसके साथ कुछ हम लोग नोट्स देखते हैं। नोट में क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है ये हमेशा रेयर मीडियम में क्या होती है, ज्यादा होती है, हमेशा रेयर मीडियम में ज्यादा होती है, ठीक है। और द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है तो पहले मीडियम में भी लाइट की फ्रीक्वेंसी और दूसरे मीडियम में भी लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिफ्रैक्शन के ड्यूरिंग जो है आपका वेवलेंथ, वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे, कहेगा कौन चेंज नहीं होगा। तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, बाकी एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाता है, इंटेंसिटी भी चेंज हो जाता है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है, सारी चीजें चेंज हो जाती है, केवल न केवल फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मैंने बताया ना अभी जस्ट। अब एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी आल्सो चेंजेज, ये डिक्रीज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कुछ मटेरियल के जो होता है सरफेस पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है लाइट का, इस वजह से बहुत कम मात्रा में जो है इनका इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड में चेंजिंग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं कि ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये डिपेंड करती है किस पे, वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा है तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और वेवलेंथ कम है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। बात समझ में आ रही है। अब मान लेते हैं आपको क्वेश्चन ऐसे बना दिया कि हमारे विजिबल लाइट रेंज कितनी होती है। विजिबल लाइट रे क्या होती है, जो विबग्योर कलर में होती है। आप बोलेंगे सर VIBGYOR, विबग्योर या विबजीआर बोलते हैं। तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड R फॉर रेड। ये आपके कलर थे। तो इसकी इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, अरे किसकी है, रेड की। इसका मैक्सिमम वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो, लेमडा से। तो लेमडा मैक्सिमम हो गया। और इसका ए इसका वायलेट का क्या होगा, लेमडा मिनिमम होगा, माने वेवलेंथ मिनिमम होगा। इसका मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। पहले सबसे कम किसका, वायलेट का, उससे ज्यादा इंडिगो का, उससे ज्यादा ब्लू का, उससे ज्यादा ग्रीन का, सबसे ज्यादा किसका, रेड का, क्या, वेवलेंथ, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो होती है इसमें चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि v जो होता है ये अगर लेमडा ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, माने वेवलेंथ ज्यादा है तो वेलोसिटी ज्यादा है, और वेवलेंथ कम है तो वेलोसिटी कम है। रेड कलर की वेलोसिटी ज्यादा होगी कि कम होगी, ज्यादा होगी, और v की, वायलेट की, कम होगी, ठीक है। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है क्या, तो जैसे रिफ्लेक्शन में जो पहला लॉ था सेम वैसे ही है, लेकिन वहां पे रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे रहेगा, क्योंकि सारी चीजें सेम है। कैसे, देखिए डायग्राम तो अलग रहेगा ये। हम्म, ये हमारा क्या है कि ये हमारी सरफेस है। एक आप मान लेंगे क्या, रेयरर मीडियम मान लेते हैं। रेयरर डेंसर कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि अगर रेयरर से डेंसर जाएंगे तो टूवर्ड द नॉर्मल होगा रिफ्लेक्टेड रे, और डेंसर से रेयरर जाएंगे तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। क्लियर है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल है। अब यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, लाइट रे इंसिडेंट हुई है, किस एंगल से हुई है, आई एंगल से हुई है। जब आई एंगल से हुई है तो आर एंगल से क्या हो जाएगी, बोलिए, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, लेकिन टूवर्ड द नॉर्मल होगी, ठीक। तो ये हमारा क्या है, इंसिडेंट रे हो गया, आई आर।
यहां से रिफ्रैक्टेड रे हो गया और ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। ये तीनों एक ही प्लेन में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? तो वही क्वेश्चन, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया या मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको मीडियम बना दो, इंसिडेंस आर लाई इन सेम प्लेन। क्लियर है? इसके बाद लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 2 क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि मान लेते हैं कि एक हमारा सरफेस है जो दो मीडियम का पेयर है। मान लेते हैं पहला मीडियम क्या है, एयर ही मान लेते हैं, और दूसरा वाटर ले लेते हैं या ग्लास ले लेते हैं, जो मन करे आपका। और जो लाइट इंसिडेंट कराएंगे उसका कलर भी हम सेम रखेंगे। कलर भी क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। अगर रेड लिए हैं तो रेड लेंगे, वायलेट लिए हैं तो वायलेट लेंगे, जिस भी कलर का लिए हैं उस मीडियम को हमें मीडियम भी सेम रखना है और कलर भी सेम रखना है। तो कुछ होगा, देखते हैं क्या होता है। ये नॉर्मल है। अब इंसिडेंट रे जैसे ही ये फॉल हुई, बोलिए पहला मीडियम हमारा क्या है, रेयरर है कि डेंसर है? रेयरर है। दूसरा क्या है, डेंसर है। तो टूवर्ड द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा? बोलिए, ये होगा टूवर्ड द नॉर्मल, टूवर्ड द नॉर्मल। ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मान लेते हैं पहले केस में इन्होंने क्या है, एक एंगल I1 लिया, तो इस पे इनको रिफ्रैक्शन एंगल जो मिला वो R1 मिला। ठीक। दूसरे केस में क्या किए कि सेम वही है, मीडियम वही है, बस कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, केवल एंगल चेंज कर दिया। टॉर्च एक बार इस एंगल पे जलाए थे और दूसरी बार क्या करे, थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दिए या घटा दिए। तो इसमें क्या किए कि इस पॉइंट पे जैसे ही एंगल क्या किए, मान लेते हैं I2 कर दिया, इंसिडेंट रे क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हो गया। तो ये रिफ्रैक्शन जो होगा ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, टूवर्ड द नॉर्मल। और तीसरे केस में इन्होंने फिर क्या किया, मीडियम वही है, एयर और वाटर, ठीक है, ऐसा नहीं है मीडियम नहीं चेंज करे ना तो कलर चेंज कर रहे हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये एंगल बेटा I3 हो गया मान लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, R3 हो गया। तो स्नेल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा क्या कि जो इन दोनों का रेशियो है, माने द एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा था, माने एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा था। कैसे, देखिए इन्होंने क्या किया कि सिंपल सा साइन I1 अपान साइन R1 किया, ठीक है, इक्वल टू साइन I2 अपान साइन R2। मीन्स इसमें अगर जो वैल्यू आ रही है, मान लेते हैं 1.25 करके आ गया, तो इसमें भी साइन I2 बाई साइन R2 में भी 1.25 आ रहा था, नेक्स्ट वाले में भी साइन I3 बाई साइन R3 में भी जो है 1.25 आ रहा है, माने कांस्टेंट आ रहा था। हर बार क्या हो रहा था, एक फिक्स वैल्यू आ रही थी, एंगल हम चेंज कर रहे हैं, I3 और R3, I4, R4, लेकिन इन दोनों का रेशियो जो होता था कांस्टेंट आ रहा था। इसी लॉ को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो जो हमारा रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है वो स्नेल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि डिस्क्राइब द स्नेल्स लॉ, अब आपको कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज नहीं होना है, आपको स्नेल्स लॉ सिंपल देना है कि यही होता है, जो रिफ्रैक्शन का सेकेंड लॉ है वही स्नेल्स लॉ है। ठीक। अच्छा, जब यहाँ पर हम लोग देख लिए, आगे बढ़ते हैं, ये जो कांस्टेंट आया है, माने साइन I बाई साइन R इक्वल टू n/1, माने जो कांस्टेंट है ये, इस कांस्टेंट का हमने एक नाम रख दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है बेसिकली रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वन मीडियम टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम। किसी भी दो मीडियम में लाइट का जो वेलोसिटी होता है, एक जैसे इस मीडियम में लाइट आ रही है, मान लो एयर से क्या करी वाटर में जा रही है,
तो पहला मीडियम हमारा एयर हो गया और दूसरा मीडियम क्या हो गया, वाटर हो गया। एयर में जो वेलोसिटी जिससे आ रही है उसको हम पहला वेलोसिटी लेंगे और जिसमें जा रही है वो हमारी दूसरी वेलोसिटी होगी। तो पहला वेलोसिटी v1 हो गया, दूसरी वेलोसिटी v2 हो गया। इन दोनों के रेशियो को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हमारे दो तरीके का होता है, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि जब भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे, जो फर्स्ट मीडियम होगा वो हमेशा या तो एयर होगा या तो वैक्यूम होगा। तो जिसमें लाइट जाती है उसका हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम इज नोन एज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिलेटिव में क्या होगा कि दो मीडियम आपके होंगे, चाहे वाटर ले लें, ग्लास ले लें, चाहे कैरोसिन ले लें और वाटर ले लें, तो कोई डिफरेंट डिफरेंट मीडियम लेंगे, लेकिन उनमें से पहला मीडियम हमारा एयर या वैक्यूम नहीं होगा। तो हमारा क्या होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसमें हमें दिक्कत कहाँ होती है, जब इसमें न्यूमेरिकल पूछते हैं तो दिक्कत हमें कहाँ आती है, इसके रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत आती है। देखिए, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो n इक्वल टू क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम मान लेते हैं वो हमारी c है, और किसी मीडियम में लाइट गई है उसकी वेलोसिटी v है। तो इन दोनों रेशियो को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? अच्छा, अब बात करते हैं कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आखिर जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल एन, यहाँ पे कैपिटल एन, आप स्मॉल ही यूज करिएगा, स्मॉल एन। ठीक है, 1 एंड 2, 1 एंड 2 का मतलब जो यहाँ पे राइट साइड होगा, ध्यान देना, जो राइट साइड होगा इसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट के। तो पढ़ा कैसे जाएगा, रिलेटिव माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। थोड़ा इसको उल्टा लिखते हैं, 2 1 कर देते हैं तो माने 2n1। तो राइट साइड में कौन है, बोलो, 1 है। तो रिलेट माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। पढ़ने का तरीका समझिएगा, इसी में क्वेश्चन आपको गड़बड़ कर देगा। आपको अगर 1n2 पूछा है तब भी आप वही आंसर दे रहे हैं, और 2n1 पूछा रहा है तब भी आंसर दे रहे हैं, तो गलत है। आप क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है और किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे 1n2 का मतलब क्या होगा कि इसका मतलब कि पहले सेकेंड मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के। अब इसको दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, n21 भी लिखते हैं, जो हमारा पास में रहेगा इनसे, इन्हीं का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हम ऐसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे लिख सकते हैं, n12 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। अब 1 2 भी दे सकता है और मीडियम का नाम भी दे सकता है। जैसे अगर बात करें कि मान लेते हैं ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे पढ़ना है। अगर इसको हम बोल दें कि GNW, इसका मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये हमारी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ गिवन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम और एयर, वो हमारी क्या होती है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। ठीक है, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बात हमको देखिए, थोड़ा समझिएगा। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, या वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर हम ऐसे लिख दे n इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के, इसका मतलब सोचिएगा, बहुत यहाँ से एक नंबर के क्वेश्चन हमारे बहुत आसानी से बनते हैं। जिस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा,
और जिस मीडियम में वेलोसिटी लाइट की क्या होगी, लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो डेंसर मीडियम में क्या होती है, लाइट की वेलोसिटी कम होती है, क्यों? क्योंकि उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। और जिसमें लाइट की वेलोसिटी ज्यादा होती है, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका क्या होता है, कम होता है। समझ में आया? तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी होती है? तो सबसे ज्यादा लाइट जिसमें होगी वेलोसिटी उसी की सबसे कम होगी। तो सबसे ज्यादा किसमें होती है? एयर या वैक्यूम में होती है। एयर या वैक्यूम में होती है। एयर की बात करें तो एयर में थोड़ी सी स्लाइटली माने 2.99 भी हम बोल सकते हैं, 2.99 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर 8 10 पावर 8 है, मीटर पर सेकेंड है। और वैक्यूम में क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है। इसको हम मान लेते हैं कि जो है लगभग इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब वैक्यूम का एयर का कम क्यों होता है, आपको क्लियर हो गया है। क्यों ही 1 लेते हैं? क्योंकि लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा हमारी किस में होती है, एयर में या वैक्यूम में होती है। बाकी सब में क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पे जितने कम से डिवाइड करेंगे, सोचिए, अब ये तो हमारा सी हमारा कांस्टेंट हो गया, कितना हो गया, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब v की वैल्यू माने डिनोमिनेटर की वैल्यू जितना बढ़ाएंगे, सॉरी जितना कम करेंगे, मान लेते हैं ए हो गया 2 इंटू 10 की पावर 8 मान लेते हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो जिसमें वेलोसिटी सबसे कम होगी, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। तो डायमंड हमारा एक ऐसा मटेरियल है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होती है। कितनी होती है? 2.42 होती है। तो मैक्सिमम किस में हो गया, डायमंड में हो गया। तो अगर पूछा जाए कि डायमंड में लाइट की वेलोसिटी बताइए, तो आप बोलेंगे कि जो वैक्यूम में वेलोसिटी है या एयर में जो वेलोसिटी है, उसी से डिवाइड कर दीजिए, माने उसका डिवाइड 2.42 से कर दीजिए। कैसे? 3 इंटू 10 की पावर 8 रख देता हूँ, डिवाइड बाई क्या कर दूं, 2.42 कर दूं, तो किसका पता चल जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए डायमंड। समझ में आया बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का लाइट की वेलोसिटी पे डिपेंडेंसी है। तो ये तो समझ में आ ही गया कि इंडिकेट्स विल डिक्रीज एज एंड इंक्रीज, एन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता दिया, दोनों मीडियम में क्या होगा, कोई भी एयर वैक्यूम नहीं होगा। ठीक है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में दो मीडियम का क्या करते हैं कि लाइट की वेलोसिटी का रेशियो लेते हैं। मान लेते हैं पहले मीडियम में, मान लेते हैं पहला मीडियम हमारा क्या हो गया, ग्लास हो गया, और दूसरा मीडियम मान लेते हैं क्या हो गया, कैरोसिन हो गया। ठीक है, तो इसमें वेलोसिटी मान लेते हैं v1 है और दूसरे में क्या है, v2 है। तो दोनों का रेशियो क्या होता है, यही हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इस n12 को हम लिख सकते हैं n2 बाई n1। आपको क्वेश्चन अगर आपको दे दिया गया है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, वाटर का इतना है, तो डायमंड हमारा मान लेते हैं, किसी फर्स्ट को आप मान लीजिएगा n1 और दूसरे को मान लीजिएगा n2। तो किसके रिस्पेक्ट में किसको पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम पढ़ना तो आ ही गया आप लोग को कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो इस केस में हम करेंगे कि n2 बाई n1। अगर दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दे और पूछ दे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, तब आप कहेंगे कि n2 बाई n1। फार्मूला होता है कि दो दूसरे मीडियम की, जिस मीडियम में लाइट गई है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपान जहां से लाइट आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो आइए देखते हैं इसके आगे हम लोग, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, v1 बाई v2 इक्वल टू लेमडा 1 बाई लेमडा 2। तो सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई। तो वेलोसिटी के क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। तो यहाँ और कुछ देख रहा है क्या, किसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेमडा के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेमडा मतलब वेवलेंथ। तो यहाँ पे n जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा माने वेवलेंथ के। तो जिस मीडियम में लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, बोलिए,
कम होगा, और जिसमें वेवलेंथ ज्यादा होगा, कम होगा, उसमें उसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। क्लियर है? तो एन डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको जो 7 कलर आपने पढ़े हैं, 7 कलर में से किसी एक को दे दिया, कहेगा किस 4 में से 4 ऑप्शन आपको दे देगा, कहेगा किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मिनिमम है। तो वेवलेंथ जिसका ज्यादा होगा उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही कम होगा। तो रेड कलर के लिए क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, और वायलेट के लिए ज्यादा होगा। समझ में आया बात? आगे चलते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स किस पे कर रहा है। पहली बात तो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है कि मीडियम कौन सा है, किस मीडियम से लाइट आप इंसिडेंट करा रहे हैं, किस से आ रही है और किस में जा रही है, तो मीडियम पे डिपेंड करता है। और वेवलेंथ ऑफ द लाइट, मैंने पहले ही बता दिया कि लाइट का जो कलर होता है, कलर पे भी डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका वेवलेंथ ज्यादा। दोनों तरीके से सोचिए, ठीक है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर हाइयर है तो वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, लेसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वेलोसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है कि नहीं है? तो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, तो जाहिर सी बात है अगर वो बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो वो बढ़ेगा। यही तो बताया था अभी, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। कोई दिक्कत हो तो पूछिए। एक केस और आता है कि अगर लाइट को आप नॉर्मली इंसिडेंट करा दें, जब नॉर्मली इंसिडेंट करा देंगे तब क्या होगा। तो नॉर्मली इंसिडेंट में मान लेते हैं ए आपका सरफेस है, ए मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। अब आपने इस एंगल से क्या करा दिया, इंसिडेंट करा दिया। ये नॉर्मल भी है और यही इंसिडेंस एंगल भी है, तो बताइए ये सीधे निकल जाएगा, बिना बेंड हुए सीधे निकल जाएगा। केवल इसमें बेंडिंग नहीं होता है, वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। समझ रहे हैं? लेकिन सीधे जाता है, क्यों? क्योंकि आई एंगल टू क्या हो जाता है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0, तो रिफ्रैक्शन भी तो नॉर्मल के साथ 0 एंगल बना रहा है, एंगल आर। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए कि अगर पहले मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर इसी लाइट को दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में भेजें तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल होगा। कैसे? जैसे n/1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू क्या होता है, 1/1n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड में। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको n/1 दे दिया है, माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम आपको दे दिया है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, तब आपको ये फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बस आज यहीं तक इस क्लास को करते हैं।